क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनवाएंगे आपको। गोरखपुर दौरे का उनका आज दूसरा दिन है और इससे पहले भी उनको आपने सुना, तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया, तमाम घटनाओं का जिक्र किया, आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया और स्वावलंबी किस तरीके से बनना है, इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, इसको लेकर भी उन्होंने बात की। सकारात्मक ऊर्जा का संचार किस तरीके से हो सकता है, नकारात्मकता को दूर किस तरीके से किया जा सकता है, इस पर भी तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। गुरु पूर्णिमा का मौका आज है और गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। ये सुबह सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे, गुरु का आशीर्वाद ले रहे थे, उसी वक्त की ये तस्वीर है। सुबह 5 से 6 1 घंटे का वक्त पूजा अर्चना का उनका रहा और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने मंत्रोच्चारण के बीच में पूजा अर्चना की और उसके बाद फिर जनता दरबार लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने देखा था। वो तस्वीर सबसे पहले आप तक हमने पहुंचाई थी। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं दिन की शुरुआत किस तरीके से हुई है। सीएम योगी की गुरु साधना को आप देख सकते हैं इस पहली तस्वीर के माध्यम से। सीएम ने गुरु की पूजा की, ये दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है और गुरु के चरणों में जल अर्पण किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अभी वो वहां पर अपनी बात को रख रहे हैं और इस खास मौके पर हर एक बात बहुत अहम हो जाती है। पिछली सरकारों पर भी उन्होंने तंज कसा, उन्होंने जिक्र किया और अभी की सरकार में पार्ट 1 की बात हो या फिर पार्ट 2 में जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, सभी का विकास, सर्वांगीण विकास उनका फोकस है, प्राथमिकता है और इसी पर सरकार आगे बढ़ रही है, इसका भी जिक्र किया। और साथ ही साथ उन्होंने संदेश देने की भी कोशिश की है कि हमेशा सकारात्मक रहें और जो लोग सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, उनकी संगत में रहें तो पॉजिटिविटी बाहर निकलती है, उसी का संचार होता है। गोरखपुर के अलावा यूपी में बाकी जगहों पर भी गुरु पूर्णिमा की धूम दिख रही है। बात करें वाराणसी की तो यहाँ भी भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। यहाँ संत कीनाराम स्थली पर भक्त गंगा स्नान के बाद अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं। वहीं धर्म की नगरी चित्रकूट में प्रमुख मठ मंदिरों में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धर्म नगरी चित्रकूट में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान कामदगिरी पर्वत की पूजा अर्चना कर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का मौका और इस खास मौके पर वाराणसी में कितनी भीड़ है, श्रद्धालुओं की डुबकी किस तरीके से आस्था की वो लगा रहे हैं, पहली तस्वीर के माध्यम से वो आप समझ सकते हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चित्रकूट की, यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं लोग, श्रद्धालु अलग अलग हिस्सों से और मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी वो लगा रहे हैं और भगवान कामदगिरी पर्वत की पूजा अर्चना लोगों ने की और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी लोग सुबह से ही ले रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का मौका, भक्ति का ये संगम है। गंगा स्नान के बाद भक्त गुरु को नमन करते हुए हर एक हिस्से में दिखाई दे रहे हैं और अपने आप में वाराणसी की तस्वीर खास हो जाती है, काशी की तस्वीर अपने आप में खास हो जाती है और चित्रकूट में भी अलग अलग हिस्सों से प्रदेश भर के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही अपने गुरुओं को नमन भी कर रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का खास मौका है। गुरु पूर्णिमा पर मोक्ष और संस्कार की नगरी वाराणसी में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया, अपने गुरु के चरणों में शीश नवाया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर कैसा है वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आस्था के सैलाब का नजारा, देखिए संवाददाता नीतीश कुमार की ये खास रिपोर्ट। पर्व है, गुरु पूर्णिमा है आज और बनारस के दशाश्वमेध घाट पर हम मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर स्नानार्थियों का जमघट आपको देखने को मिलेगा। भक्त गंगा स्नान के बाद गुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं। मान्यता है कि काशी गुरुओं का शहर है और यहाँ पर गुरु दर्शन का अपना एक अलग महत्व है। कुछ लोग स्वयं बाबा विश्वनाथ को अपना गुरु मानते हैं तो कुछ लोग यहाँ के बाबा कीनाराम आश्रम और अन्य आश्रमों में जाकर मत्था टेकते हैं। तो इस लोक से परलोक के मार्ग को आसान करने वाले गुरु के दर्शन कर आज खुद को कृतार्थ कर रहे हैं। भक्त गंगा का स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और दान कर रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।
तो नीतीश पांडे की रिपोर्ट आपने देखी और वहां पर किस तरीके से धूम है वो दिखाने की उन्होंने कोशिश की और क्यों खास हो जाता है बनारस में आज का दिन, ये भी बताने की वो कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। यूपी में एक और घोटाले का खुलासा हुआ है। जी हाँ, होम्योपैथी विभाग में 47 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में घोटालों का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी में एक और बड़ा घोटाला हुआ है जिसका खुलासा हुआ है। होम्योपैथी विभाग में 47 करोड़ का घोटाला सामने आया और होम्योपैथी विभाग में छात्रवृत्ति के नाम पर घोटाला हुआ है, ये जानकारी मिली। सरकार की ऑडिट में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। मंत्री असीम अरुण का बयान सामने आया है, जांच की सिफारिश कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। यूपी में एक और विभाग में घोटाला हुआ, घोटाले का खुलासा हुआ है। देखिए, होम्योपैथी विभाग में 47 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है, इस बात का खुलासा हुआ। होम्योपैथी विभाग में छात्रवृत्ति के नाम पर घोटाला हुआ है, ये बात सामने आई है। और देखिए, सरकार की ऑडिट में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। मंत्री असीम अरुण का बयान भी इसको लेकर सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि जांच की सिफारिश कर दी गई है। इस पूरे मामले में अब आगे जांच होगी, उसके बाद कहां पर किस लेवल पर घोटाला हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन कौन शामिल है, हर एक पहलू की जांच होगी, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ होगी। उत्तर प्रदेश में 47 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सामाजिक कल्याण मंत्री असीम अरुण जी। सर, घोटाला किस तरीके के और आप लोगों ने क्या कुछ जांच के आदेश दिए? समाज कल्याण से संबंधित सभी योजनाएं, पेंशन, छात्रवृत्ति, स्कूल आदि, इन सब में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई भ्रष्टाचार की संभावना बची है तो वो दूर हो। करप्शन के प्रति, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति योगी जी की है और उसी के तहत ये ऑडिट एक किया गया जिसमें प्रकाश में आया कि होम्योपैथिक बोर्ड के द्वारा ऐसे विद्यालयों से और ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाई गई जो कि इसके लिए अनुमन्य यानी एलिजिबल नहीं थे। कुल लगभग 47.5 करोड़ की धनराशि इसमें इन्वॉल्व है। लगभग 14,000 छात्र इसमें इन्वॉल्व हैं और हम लोग दोनों काम कर रहे हैं। ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। जिसने जितना पैसा गलत तरीके से सरकार का लिया है वो वसूला जाएगा और साथ साथ भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं। केवल खातों के थ्रू पैसा जा रहा है, आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है और जहां पे अभी ये गड़बड़ी आई है जिसमें कि कुछ अधिकारियों द्वारा वेरीफाई किया गया कि ये छात्र सही हैं, उन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारी विभाग के लिप्त होते हैं जिस तरीके से घोटाला होता है? जी, चाहे अधिकारी हो, चाहे स्कूल प्रशासन हो, चाहे छात्र हो, जो भी सरकारी धन को गलत तरीके से ले रहा है, मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ पे अगर हम अधिकारियों की बात करें तो इस प्रकरण में हम लोग विशेषज्ञ एजेंसी से जांच कराने की संस्तुति कर रहे हैं जिससे कि एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई हो। दूसरा, ऐसे 5 प्रकरण समाज कल्याण विभाग के ही हैं जिनमें कि अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस द्वारा प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का अनुरोध किया गया था। इन सभी मामलों में, अन्य एजेंसियों के मामलों में भी हमने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अनुमोदन दे दिया है जिससे कि कोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यह सामाजिक कल्याण मंत्री असीम अरुण, जिनका कहना है कि जिस तरीके से ये घोटाला निकलकर सामने आया इसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। रोशन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में मुलायम सिंह यादव से उनके आवास पर मुलाकात की और उनकी पत्नी साधना गुप्ता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। कल ही एबीपी गंगा पर सुभाषपा के पूर्व एमएलसी उदय वीर ने ओम प्रकाश राजभर पर तीखे तंज कसे हैं और उन्होंने कहते हुए कहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने तो मुलायम परिवार में जब दुख की घड़ी आई तब भी फोन नहीं किया, लेकिन राजभर ने मुलायम सिंह से मुलाकात कर अपने विरोधियों का मुंह बंद करने की कोशिश की है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली पहुंचे सुबह अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और माफ कीजिएगा सपा के पूर्व एमएलसी हैं उदयवीर सिंह, जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर तीखे तंज भी कसे थे और बहुत बड़ी बातें उन्होंने भी कही थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
कि दिल्ली में कई नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हो सकती है ओम प्रकाश राजभर की। दयाशंकर सिंह ने राजभर प्रधान में परसों फोन पर बात कराई, ये भी जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या होगा, इस पर सस्पेंस है। किस तरीके से लगातार वो आगे बढ़ते हैं। हालांकि मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, ये दिखाई भी दे रहा है। और जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर सकते हैं ओपी राजभर। भाजपा से सुभाषपा के गठबंधन की संभावनाएं बढ़ी हैं, ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही भाजपा सुभाषपा गठबंधन में जुटे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, और इसी के साथ ही दयाशंकर सिंह ने राजभर प्रधान में परसों फोन पर बात भी कराई, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। अब देखिए, अटकलें बहुत सारी लगाई जा रही हैं। सामने 2024 का चुनाव है और इससे पहले एक नए साथी की तलाश में ओम प्रकाश राजभर निकल पड़े हैं। ये कहा जा रहा है, आप जानते हैं कि चुनाव के वक्त में जिस पार्टी के साथ होते हैं, चुनाव के नतीजे आने के बाद वो उस पार्टी से नाराज दिखाई देते हैं। अभी वो सपा के साथ में है, लेकिन अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी है, ये आप जानते हैं। और इससे पहले देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में मुलायम सिंह यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। एक बार फिर से खबर आपको बता दें, उनकी पत्नी साधना गुप्ता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की ओपी राजभर ने। और कल उदयवीर ने ओम प्रकाश राजभर पर तीखे तंज कसे थे एबीपी गंगा पर, ये कहते हुए कि ओम प्रकाश राजभर ने तो मुलायम परिवार में जब दुख की घड़ी आई तब भी फोन नहीं किया, लेकिन राजभर ने मुलायम से मुलाकात कर अपने विरोधियों का मुंह बंद करने की एक बार कोशिश की है यहाँ पर। और जब मुलाकात हुई ओम प्रकाश राजभर की मुलायम सिंह यादव के साथ में, ये तस्वीर उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। वो पहुंचे, शोक संवेदना व्यक्त की। और ओम प्रकाश राजभर के हाल फिलहाल के बयान को अगर आप सुनते हैं तो अक्सर वो कहे जाते हैं कि अखिलेश यादव से बात करने की कोशिश वो कर रहे हैं, मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात और मुलाकात दोनों ही नहीं हो पा रही है, ये उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था। और उदयवीर सिंह ने भी ये कहा था कि उन्होंने फोन करके भी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की साधना गुप्ता के निधन पर। अब मिलने जाकर के ये एक जवाब माना जा रहा है ओम प्रकाश राजभर का। और अब बात एबीपी गंगा की खबरों के असर की करते हैं। एबीपी गंगा की खबर का हर जगह बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ से गाजियाबाद तक एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। लखनऊ, फिरोजाबाद, गाजियाबाद में खबर दिखाते ही एक्शन हुआ। बच्चों को किताबें ना मिलने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने बुलाई बैठक, ये जान लीजिए आप। खबर पक्की दिखाई प्रमुखता से, उसका हुआ एक्शन। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक बच्चों को किताबें ना मिलने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई। आज शाम को 4:30 बजे बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक होगी और किताबें वितरण ना होने पर पब्लिशर्स से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण। और देखिए, फिरोजाबाद में भी एक्शन हुआ है। फिरोजाबाद में लापरवाही पर डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया है पूरे मामले का। पेड़ के नीचे टीबी मरीजों का इलाज करने पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं, मामले की जांच होगी, ब्रजेश पाठक ने यह कहा है। डिप्टी सीएम होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक। और गाजियाबाद में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। गाजियाबाद में भी एक्शन हुआ है। अवैध कब्जा जहां पर किया गया वहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, पीला पंजा गरजा है। बिजली विभाग के अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद में बिजली विभाग ने ही जो अवैध कब्जा कर रखा था, अतिक्रमण किया हुआ था, उस पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। ये तीनों ही खबरें हमने प्रमुखता से दिखाई भी। हर एक सवाल पूछे गए जो लाजमी थे उठाने, उन सवालों को हमने उठाया। और उसके बाद हुआ क्या, एक्शन शहर शहर किस तरीके से हुआ है, हमारी खबर का वो अंदाजा आप लगा सकते हैं। तीनों ही खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। वो फिरोजाबाद की लापरवाही वाली खबर हो, या फिर गाजियाबाद में अतिक्रमण वाली खबर हो, या फिर किताबें ना मिलने का मसला हो। लखनऊ से बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको दे दें। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी पब्लिशर्स की मीटिंग बुलाई है। आज शाम को ये बैठक होने वाली है। पाठ्य पुस्तक अधिकारी के साथ साथ 4:30 बजे ये बैठक होगी उनके साथ में। और किताबों की प्रिंटिंग में हो रही देरी पर पब्लिशर्स से अपडेट की मांग की गई है। किताबों की प्रिंटिंग में जो लेट लतीफी हो रही है, जो देरी हो रही है, उसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर अपडेट मांगा गया है पब्लिशर से। और स्पष्टीकरण साथ में अपडेटेड सप्लाई की सूचना लेकर आने के लिए सभी पब्लिशर्स को कह दिया गया है। सभी पब्लिशर्स से अनिवार्य रूप से खुद बैठक में आने को कहा गया। ये कहा गया है कि आपको खुद बैठक में हाजिर होना है, उपस्थित रहना है, आपकी मौजूदगी होनी ही चाहिए। कुल 13 पब्लिशर्स को बैठक में बुलाया गया। और सत्र शुरू होने के देखिए 3 महीने बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। सत्र शुरू हुए 3 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन बच्चों को शहर शहर 37 जिले ऐसे हैं जहां पर किताबें नहीं मिल पाई हैं। और एबीपी गंगा ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी।
जिस पर अब बैठक बुलाई गई है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। आज शाम को यह बैठक होने वाली है। लेट लतीफी को लेकर ही जवाब मांगा जाएगा। और फिरोजाबाद में भी एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर यहां पर भी हुआ। टीबी मरीजों का पेड़ के नीचे इलाज करने का ये पूरा मामला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लापरवाही का संज्ञान लिया है। फिरोजाबाद में भी एबीपी गंगा की खबर का दमदार और बड़ा असर हुआ। टीबी मरीजों का पेड़ के नीचे इलाज करने का ये पूरा मामला, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लापरवाही का संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। डॉक्टर्स को बिजली की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है, ये ब्रजेश पाठक ने कहा है। दरअसल आप देखिए, फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में टीबी के मरीजों का पेड़ के नीचे इलाज किया जा रहा था, जिस पर अब एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्नौज अभी आप है, वहाँ पर भी आपने काफ़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एक मामला फिरोजाबाद से सामने आया जहाँ पर बिजली न आने की वजह से जो विभाग के डॉक्टर थे पेड़ के नीचे उन्हें ओपीडी चलानी पड़ी, दवाई लिखनी पड़ी। देखिए, मुझे जानकारी मिली है, पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और बिजली नहीं है तो हम जनरेटर उपलब्ध कराएंगे और जनरेटर से काम करेंगे। हमने सीएमओ से कहा है कि तत्काल इस दिशा में कदम कार्य करें। माने दौरे लगातार चलेंगे, सुधार हम देखिए, पूरे प्रदेश में लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, मरीज को भगवान मान करके हम सेवा करें, इसके लिए हमारी सरकार। मेरठ से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर आज बड़ी कार्रवाई। याकूब का घर और मीट प्लांट कुर्क कर सकती है पुलिस। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। मेरठ से पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर आज बड़ी कार्रवाई हो सकती है। याकूब का घर और मीट प्लांट कुर्क कर सकती है पुलिस। ये बड़ी खबर मिल रही है। मेरठ पुलिस ने कुर्की की तैयारी पूरी कर ली है, ये जानकारी मिल रही है मेरठ से। अवैध मीट प्लांट चलाने के मामले में फरार है याकूब कुरैशी। दरअसल लगातार याकूब कुरैशी पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और आज फिर देखिए ये बड़ी जानकारी सामने है कि कुर्की वाली कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे साथ ही सनुज जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। सनुज, क्या जानकारी है आज की होने वाली कार्रवाई और उसकी तैयारी को लेकर? हाँ, देखिए, फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो मेरठ पुलिस है वो जल्दी पूर्व मंत्री और बीएसपी के कद्दावर नेता याकूब कुरैशी का जो घर है और जो उनका मीट प्लांट है, उनके बेटे का मीट प्लांट है, उसको मेरठ पुलिस जल्दी आज कुर्क कर सकती है। लगातार पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने के लिए जुटी हुई थी और जिस तरीके से यहाँ याकूब कुरैशी और उनके बेटे के अवैध रूप से चल रहे मीट प्लांट में मीट मिला था, तब से याकूब कुरैशी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई थी और पुलिस ने इस मामले में याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान फिरोज के खिलाफ जो गंभीर धाराओं में मुकदमा है वो दर्ज किया था। करीब 14 और लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था, लेकिन तभी से पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लेकिन पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके बेटे कहाँ हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाई और आखिरकार आज ऐसा हो सकता है कि कुछ करीब आधा एक घंटे बाद हो सकता है कि पुलिस इस मामले में जो आज उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क करने की कार्रवाई करे। इसमें जो याकूब का सराय बहली इलाका पड़ता है मेरठ में, शापिल गेट के पास सराय बहली इलाका पड़ता है, वहां पर जो उनका घर है उसको भी मेरठ पुलिस कुर्क कर सकती है। और खरखौदा थाना इलाके में हापुड़ रोड पर जो उनका अल्पाइन मीटेक्स प्लांट है जो अवैध रूप से चल रहा था, उस पर भी कुर्क करने की जो कार्रवाई है आज वो अमल में लाई जा सकती है। पुलिस अपनी पूरी प्लानिंग कर रही है और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ही जो पुलिस के अधिकारी इस बात की जानकारी देते कि पहले घर कुर्क किया जाएगा या उनका मीट प्लांट कुर्क किया जाएगा या दोनों को एक साथ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर जो तस्वीर है वो थोड़ी देर बाद साफ हो सकती है, लेकिन चर्चा ये है कि आज ही ये दोनों बड़ी कार्रवाई जो है वो मेरठ पुलिस यहाँ पर करने जा रही है। ये एक कहीं ना कहीं याकूब कुरैशी पर एक बड़ा एक्शन होगा। जिस तरीके से तमाम चर्चाएं चल रही थी कि करीब 1.5-2 महीने हो चुके हैं याकूब कुरैशी और उनका परिवार कहाँ है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी कुर्की कब होगी। हालांकि पुलिस ने कुर्की से पहले का जो 82 का नोटिस है वो वहां पर चस्पा कर दिया था और तभी से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि पुलिस चूंकि 28 दिन का उसमें वक्त होता है, ये 28 दिन से ज्यादा का वक्त निकल गया था, तो शायद आज मेरठ पुलिस एक बड़ा एक्शन पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर कर सकती है। घर और उनकी फैक्ट्री दोनों को कुर्क कर सकती है। हो सकता है कि जल्दी पुलिस इस बारे में जो तफ्तीश है वो अपनी जो एक तरीके से तस्वीर है उसको पूरी तरीके से साफ कर दे। लेकिन अगर ये आज कुर्की की कार्रवाई होती है तो अपने आप में एक बड़ी कुर्की की कार्रवाई होगी, क्योंकि एक इतना बड़ा मीट प्लांट पहली बार इस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कुर्क होने जा रहा है। और याकूब कुरैशी जैसे कद्दावर नेता जो बसपा के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है, उनकी पूर्व मंत्री रहे हैं, वो यहाँ सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और कद्दावर नेताओं में गिनती होती है, तो शायद याकूब कुरैशी पर इस तरह का जो पहला एक्शन है वो आज मेरठ पुलिस का कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जो मीट फैक्ट्री बिल्कुल ठीक है सनोज, कद्दावर है लेकिन आजकल फरार चल रहे हैं। पुलिस कुर्क वाली कार्रवाई करने की तैयारी में है और प्लांट मीट जो प्लांट है वहां पर भी और याकूब के घर पर भी कुर्की वाली कार्रवाई संभव है और आज ही ये कार्रवाई हो सकती है। ये जानकारी सनोज भी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका सनोज पूरी जानकारी के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।